हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोल्डन इरा फैन फिक्शन में। एंड मैं आप सभी के लिए न्यू स्टोरी लेकर हाजिर हूँ। ये स्टोरी हॉरर है, तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है कर्स्ड फॉरेस्ट। उम्मीद है आप सभी को ये स्टोरी पसंद आएगी। ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी इस स्टोरी को। रात के 11 बज रहे थे। योनमेंग यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के कमरे नंबर 204 में बहुत ही ज़्यादा शोर मचा हुआ था। और ये कोई मामूली शोर नहीं था, ये वैसा शोर था जब विंग खुश होता है। सुनो सुनो सुनो, विंग ने अपने लैपटॉप को हवा में लहराते हुए बिस्तर पर छलांग लगाया और बोला, मुझे शेनमू फॉरेस्ट मिल गया। और देखो, ये देखो, इसका ट्रैकिंग रेटिंग तो देखो। एक्सट्रीम डिफिकल्टी है, यही तो चाहिए था हमें, है ना दोस्तों। उस कमरे में 6 लोग ठुसे हुए थे। जियांग चैंग फर्श पर बैठा चिप्स खा रहा था। तभी जियांग चैंग ने कहा, तू हमेशा कुछ न कुछ एक्सट्रीम ही ढूंढता है। एक बार नॉर्मल जगह क्यों नहीं जाता? तो नॉर्मल है या नहीं? हाँ। तभी विंग ने कहा, क्योंकि नॉर्मल जगह नॉर्मल लोगों के लिए होती है चैंग, और हम नॉर्मल नहीं हैं। और अगर सभी को देखा जाए तो हो सकता है तुम सभी में कुछ नॉर्मल हो, लेकिन मुझ में बिल्कुल भी कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। मैं नॉर्मल नहीं हूँ, ऐसा विंग ने कहा। तभी जियांग चैंग ने विंग के शब्दों को सुधारते हुए कहा, नॉर्मल नहीं, हम सब पागल हैं, पूरे के पूरे पागल। ऐसा कहकर चियांग चैंग हंसने लगा था। वहीं कमरे के कोने में लैन वांगजी चुपचाप बैठा था, जैसा वो हमेशा रहता था। किताब हाथ में थी, लेकिन उसकी नज़र किताब पर कम और विंग पर ज्यादा थी। ये बात सिर्फ लैन वांगजी को नहीं पता थी, बल्कि सबको पता थी कि वांगजी विंग को ही घूरे जा रहा है। नेह सेंग अपना पंखा हिलाते हुए बोलता है, वांगजी श्यांग, आप कुछ बोलिए ना वे श्यांग को, वो आपकी बात सुनता है। तभी विंग ने तुरंत मुड़कर लैन वांगजी को देखा और अपनी सबसे चमकदार मुस्कान दी और कहा, लैन सैन, बताओ ना, सैनवू फॉरेस्ट के लिए हाँ है ना? तभी वांगजी ने एक पल रुककर विंग की आंखों में देखा। इन आंखों को कभी ना कहना उसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल काम था। ठीक है, वांगजी ने कह दिया, और विंग खुशी से चिल्लाया और लैन वांगजी के गले लग गया। लैन वांगजी और विंग नए नए कपल बने थे। दोनों अभी भी इस बात की आदत डाल रहे थे कि वो अब सिंगल नहीं है, बल्कि मिंगल हो गए हैं। लैन वांगजी के कान लाल हो गए थे, लेकिन उसने विंग को हटाया नहीं। वहीं जियांग चैंग ने मुंह बनाया और कहा, ये देखकर मेरा चिप्स का स्वाद खराब हो जाता है। तुम दोनों कहीं और जाकर लबी डबी हुआ करो। जेलस हो, विंग ने हंसते हुए कहा। जियांग चैंग को उस रात सब जब जा चुके थे। लैन वांगजी और विंग हॉस्टल के छत पर बैठे थे। विंग तारों को देख रहा था। लैन वांगजी, क्या तुम्हें डर लगता है? विंग ने कहा। किस चीज से? वांगजी ने पूछा। विंग ने कहा, कुछ भी, घोस्टेस, डार्कनेस, अनजान जगहें, या फिर और कुछ? तभी लैन वांगजी ने एक पल के लिए सोचा और कहा, नहीं विंग, मुझे डर नहीं लगता। इस बात पे विंग मुस्कुराया और बोला, मुझे भी नहीं लगता। फिर रुक कर बोला, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे एक चीज से डर लगता है। वांगजी ने विंग की तरफ देखा और पूछा, क्या विंग? विंग ने उसकी तरफ देखा और बहुत ही ज्यादा सीरियस टोन से, जो उसके लिए अनयूजुअल था, कहा, तुम्हें खोने से वांगजी। विंग के इस बात पर वांगजी ने विंग का हाथ थाम लिया। वांगजी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि शायद उसे बोलने की जरूरत नहीं थी। अगर उसे पता होता कि 3 हफ्ते बाद ये डर कितना रियल हो जाएगा, तो शायद वो उस हाथ को कभी नहीं छोड़ता। अगले दिन सुबह प्लानिंग मीटिंग हुई। पूरा ग्रुप इकट्ठा था। तो चलिए जानते हैं इन ग्रुप के मेंबर्स के बारे में। पहला मेंबर है विंग, चॉस का राजा, सबका दिल। दूसरा मेंबर है लैन वांगजी, विंग का नया बॉयफ्रेंड, जो कम बोलता है पर सबसे ज्यादा विंग को महसूस करता है। तीसरा है जियांग चैंग, विंग का छोटा भाई, ड्रिम्पी लेकिन लॉयल। चौथी थी जियांग यानली, जियांग चैंग की दीदी, सबकी मॉम जैसी। पांचवा है जिन जो शियान, यानली का बॉयफ्रेंड, थोड़ा एरोगेंट लेकिन दिल का अच्छा। छठा है नेहा सेंग, ड्रामा क्वीन, पंखे वाला लेकिन सबसे ज्यादा डरपोक। सातवां है निये मिंजू, नेहा सेंग का बड़ा भाई, सबसे बड़ा
और सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट। आठवां है लैन सिचैन, वांगजी का बड़ा भाई, सबसे ज़्यादा जेंटलमैन। नौवां है मैंग्याओ यानी कि जिन गोंग्याओ, सिचैन का बॉयफ्रेंड, मीठा मीठा लेकिन मिस्टीरियस। 10वां है वैनिंग, सबसे शांत और स्वीट, सबके छोटे भाई जैसा। तो ये है प्लान। विंग ने मैप को टेबल पर रखते हुए कहा, शैनमू फॉरेस्ट, 1 महीने की ट्रिप, कैंपिंग, ट्रैकिंग, बॉनफायर और पूरा का पूरा एडवेंचर से भरा हुआ। मेरे दोस्तों, यहाँ चलते हैं, मजा ही आ जाएगा। विंग इतना बोल ही रहा था कि दूसरी तरफ से आवाज आया, मैंने सुना है उस फॉरेस्ट के बारे में, वैनिंग ने धीरे से कहा था। जैसे ही वैनिंग ने ये कहा, सब वैनिंग की तरफ मुड़े। वैनिंग ने सबको अपनी तरफ देखता पाकर वो थोड़ा हिचकिचा गया। वो हमेशा ही हिचकिचा जाता था। वैनिंग ने कहा, मेरी मेरी दादी बताती थी कि उस फॉरेस्ट में कुछ है, लोग वहां जाते तो हैं। और वैनिंग ने इतना कहा ही था कि दूसरी तरफ से नीह सेंग ने कहा, और क्या? नीह सेंग ने अपना पंखा बंद किया पहली बार और कहा, कुछ वापस आते हैं या नहीं कि वहीं गायब हो जाते हैं। जैसे ही नेह सैंग ने ये कहा, एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा सा छा गया। फिर विंग ने हाथ हिलाया और कहा, वैनिंग यार, ये सब घोस्ट स्टोरीज होती हैं। हर फॉरेस्ट के बारे में ऐसे ही लोग कहते हैं। लोग रोमांच बढ़ाने के लिए ये सब कहते हैं, डरने की बात नहीं है। तभी नेह सैंग कहता है, लेकिन विश यांग, हम जा रहे हैं। जियांग चैंग ने फाइनलाइज किया है और तू भी आ रहा है, बस मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। वही वैन निंग ने लैन वांगजी की तरफ देखा, जैसे उसे उम्मीद हो कि लैन वांगजी इन्हें रोक ले। वहीं लैन वांगजी ने भी एक पल के लिए वैन निंग की आंखों में देखा। उनमें कुछ था, सिर्फ डर नहीं, कुछ और, शायद वार्निंग। लेकिन विंग पहले से ही उसका हाथ पकड़कर मैप की तरफ खींच रहा था और लैन वांगजी ने वैन निंग की बातों को अपने मन से किसी कोने में निकाल कर रख दिया। ये गलती ये गलती लैन वांगची को बाद में याद आएगी कि आखिरकार उसने वैन निंग की बातों को ना मान के कितनी बड़ी गलती की थी। अब देखते ही देखते ट्रिप का दिन आ गया। सबने घर पर अपने अपने बोल दिया था कि वो 1 महीने के लिए फॉरेस्ट ट्रिप पर जा रहे हैं। वहां पर कोई सिग्नल नहीं मिलेगा तो वरी मत होना। और वहीं सबके फैमिली मेंबर्स ने भी खुशी खुशी अपने बच्चों को इजाजत दे दी थी कि तुम लोग जाओ और इंजॉय करो। अगर उन्हें पता होता कि वहां उनके साथ क्या होने वाला है तो वो लोग कभी अपने बच्चों को उस फॉरेस्ट में नहीं भेजते। अब हम देखते हैं सीधा सैनमू फॉरेस्ट के गेट के पास। सब उस सैनमू फॉरेस्ट के गेट के बाहर खड़े हुए थे। सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। सबने वहां पर फोटोज ली और अपने फेसबुक पर डाल दिया। तभी विंग ने सबको देखा और देखकर स्माइल किया और आगे चलने का इशारा किया। विंग ने सैनमू फॉरेस्ट में एंट्री किया और बोला, 1 महीने के लिए हम सभी ऑफलाइन जाने वाले हैं। तो ऑफलाइन बाय बाय सिविलाइजेशन, बाय बाय एंड एडवेंचर फॉरेस्ट लाइफ। हम आ रहे हैं मजे लेने के लिए। जैसे ही विंग ने ये कहा, सभी हंस पड़े थे और सभी फोटोज ले रहे थे, वो भी कपल फोटोज। सभी फोटोज ले ही रहे थे कि विंग ने लैन वांगजी को खींचकर अपने साथ फोटो पोस्ट करवाया। लैन वांगजी का एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा ही था, स्ट्रेट फेस, लेकिन उसके कान हल्के गुलाबी थे। वो आखिरी फोटो थी जो उन्होंने खुशी से ली थी। जैसे ही वो सब फॉरेस्ट के अंदर घुसने लगे, आसमान बदल गया। एक पल में जो आसमान 5 मिनट पहले साफ और नीला था, वो अचानक काला हो गया। बादल इतनी तेजी से आए जैसे किसी ने रात खींचकर दिन पर डाल दिया हो। और फिर बारिश होने लगी, ठंडी, तेज और बेरहम बारिश। अरे यार, नेहा सिंह चिल्लाया और अपना पंखा छुपाते हुए बोला, बस इसी की कमी थी। क्यों क्यों? अब हम क्या करेंगे? अरे ये तो साइन है, विंग ने हंसते हुए कहा, फॉरेस्ट हमारा स्वागत कर रहा है। कुछ भी इधर उधर की बात करने की जरूरत नहीं है, समझे? अरे यार निये, कितना खूबसूरत बारिश है यार, इसे एंजॉय कर। वही वैनिंग वो रुक गया था फॉरेस्ट के गेट पर। इस जंगल को देखकर वैनिंग को बहुत ही ज्यादा अजीब सा कुछ महसूस हो रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इस फॉरेस्ट के अंदर जाए। उसने ऊपर देखा, फॉरेस्ट के अंदर से, अंधेरे से उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कुछ उसे देख रहा हो। बहुत सारी आंखें जो चमक रही थी। वैनिंग चल, जियांग चैंग ने आवाज लगाई और वैनिंग
अपने होश आवाज में वापस आया, लेकिन वो डरा हुआ था। जब उसने वापस से उन जंगल को देखा तो उसे वहां पर वो आंखें नजर नहीं आई। वैन निंग ने एक गहरी सांस ली और वो भी अंदर चला गया। फॉरेस्ट ने उन्हें अपने अंदर ले लिया था। गेट के पीछे जहां वो खड़े थे, उनके पैरों के निशान बारिश में धुल गए थे और अब ऐसा लग रहा था जैसे वहां वो निशान कभी थे ही नहीं। फॉरेस्ट के अंदर घुसते ही जो नज़ारा था वो सच में ब्रीथ टेकिंग था। ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी, जैसे किसी पुराने जाइंट के हाथ हो। पत्तियों के बीच से धूप छनकर आ रही थी, सुनहरी और नरम। हवा में मिट्टी और फूलों की मिली जुली खुशबू थी। कहीं दूर से कोई पक्षी बोल रहा था मीठी लंबी आवाज में। यार, नील सेंग ने अपना पंखा बंद किया और चारों तरफ देखा और बोला, ये तो सचमुच सच में सुंदर है। मैंने कहा था ना, विंग ने इतना कहकर दोनों हाथ फैलाए अपने और वो गोल घूम गया और बोला, सैनवो फॉरेस्ट। क्यों? क्यों? हाँ, तुम सबने मुझ पर डाउट किया था ना, अब बोलो। है ना खूबसूरती का खजाना? यहाँ गहरी सांस लो, तुम्हारे सांसों के अंदर खुशबू फैल जाएगी। कितनी कितनी खूबसूरत जगह है। देखो देखो, और तुम लोग मुझ पर डाउट कर रहे थे, हाँ? अब बोलो, क्या अब तुम सबका मुंह सिल चुका है? अब बोलते क्यों नहीं? तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, हम अब भी डाउट करते हैं। जियांग चैंग ने अपना बैग एडजस्ट करते हुए कहा, बस ये जगह एक्सीडेंटली सुंदर है। तभी विंग ने चिढ़ते हुए कहा, एक्सीडेंटली नहीं, ये मेरी प्लानिंग थी। तभी जियांग चैंग ने कहा, तेरी प्लानिंग में लक का हिस्सा 90% होता है और वो 90% लक भी मेरा ही है, समझे, तेरा नहीं। तो ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। विंग ने अपना मुंह फुला लिया और वहीं जियांग चैंग एकदम भाई मैंने तीर मार लिया वाली स्माइल के साथ विंग को देख रहा था। वहीं लैन वांगजी वो चुपचाप चल रहा था। विंग के बगल में उसकी नजर हर तरफ जा रही थी, पेड़ों पर, रास्ते पर, आसमान पर और कभी कभी विंग पर भी। विंग को ये नहीं पता था या शायद पता था और वो इसका मजा ले रहा था। लैन सैन, विंग अचानक इतना कहकर रुक गया और लैन वांगजी के सामने आ गया। विंग ने कहा, देखो देखो यहाँ। वहां एक पुराना पेड़ था, उसके तने पर कुदरती तरीके से दो टहनियां आपस में लिपटी हुई थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई गले लग रहा हो। ये हम हैं, विंग ने डिक्लेयर किया। लैन वांगची ने पेड़ को देखा, फिर विंग को देखा और बोला, हूँ। तभी विंग ने कहा, नहीं हो। फिर वांगची ने बोला, हूँ। फिर विंग ने अपनी आंखें वांगची की तरफ टिकाई और घूरते हुए बोला, अगर तुम रोमांटिक हो तो चलो प्रूफ करो। इस पर लैन वांगजी एक पल के लिए रुक गया, फिर उसने विंग का हाथ थाम लिया और धीरे से उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में दबा दिया। विंग का मुंह एक पल के लिए बंद हो गया। ये उसके साथ बहुत कम होता था। ओह, विंग ने धीरे से कहा और उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए। ठीक है, तुम थोड़े रोमांटिक हो, थोड़े। हम्म। जिस पर वांगची ने कहा, थोड़ा नहीं, मैं ज्यादा हूँ। इस पर विंग हंस दिया, वो खुली बेफिक्री हंसी जो सिर्फ लैन वांगची के पास होने पर ही उसके चेहरे पर आती थी। दोनों एक दूसरे में खोए ही हुए थे कि तभी पीछे से आवाज आई, ये जियांग चैंग चिल्लाया। वाओ, यानली चिल्लाई, फाइनली कुछ देखने लायक मिला। न्यू सैंग बोला, जो पहले से ही कई सारे फोटो निकाल चुका था। फोटो ऑलरेडी अपलोड हो गई है। सॉरी, नॉट सॉरी। न्यू सैंग ने पंखा खोल लिया और वहीं विंग और वांगजी शर्मा गए, क्योंकि इन सब की नजर तो उन्हीं पर थी। बस ये दोनों ही अनजान थे। अब वो दोनों शर्माते शर्माते आगे बढ़े और वो सभी इनको चिढ़ाते चिढ़ाते आगे बढ़े। अब लगभग कैंप सेटअप हुआ दोपहर तक। जगह उन्होंने एक छोटी सी क्लियरिंग में चुनी थी, जहां पेड़ों के बीच एक गोल सा खुला आसमान दिखता था। बीच में एक पत्थर था जो नेचुरल टेबल जैसा था। टेंट्स लग गए थे। जियांग यानली ने खाना बनाना शुरू किया, पोर्टेबल स्टोव पर। दीदी, आप यहाँ भी खाना बना रहे हो? जियांग चैंग ने हैरानी से कहा, तुम सब जंगल में भी खाओगे ना? यानली ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ लेकिन। तो बस, यानली ने मुस्कुराकर कहा, चुप करके बैठो। जियांग चैंग चुप हो गया। जिंजो श्यान धीरे धीरे यानली के पास आया, ऑकवर्ड तरीके से, और उसने कहा, कुछ कुछ हेल्प चाहिए? जिस पर यानली ने उसकी तरफ देखा और स्माइल दी और कहा, हाँ, वो बैग है ना, वहां से हरी मिर्ची निकाल कर मुझे दो।
जिनजो शान ने बैग खोला, मिर्च निकाली और यानली को दे दी। उनकी उंगलियां एक पल के लिए टच हुई। जिनजो शान का पूरा कॉन्फिडेंट पर सोना एक पल के लिए क्रैक हो गया। थैंक यू, यानली ने कहा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब वेलकम। इतना कहकर जिनजो शान वापस चला गया। वहीं नेहसेंग ये सब देख रहा था और पंखे के पीछे मुस्कुरा रहा था। दोपहर का खाना खाते वक्त सब एक साथ बैठे थे। तो क्या प्लान है? ये मिंजू ने पूछा। वो हमेशा सीधे पॉइंट पर ही आ जाते थे। प्लान ये है, विंग ने मुंह में निवाला डालते हुए कहा, कि कोई प्लान नहीं है। तभी नी मिंजू ने माथे पर हाथ रखा और कहा, विंग। जिस पर विंग ने कहा, सॉरी काका। तो सुनो सुनो सुनो, सब मेरी बात सुनो। यहाँ हम 1 महीने के लिए रहेंगे। पहले हफ्ते एक्सप्लोर करेंगे, दूसरे हफ्ते भी एक्सप्लोर करेंगे और तीसरे हफ्ते और एक्सप्लोर करेंगे, जियांग चैंग ने कहा। तभी विंग ने कहा, नहीं, तीसरे हफ्ते हम बॉन फायर करेंगे और साथ ही में स्टोरीज और साथ में चिल करेंगे और चौथे हफ्ते हम वापस जाने का दुख मनाएंगे। ये प्लान नहीं है, ने मिंजू ने कहा। यही तो बेस्ट प्लान है, विंग ने कहा। तभी सिचैन ने बीच में कहा, मिंजू इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, ये अच्छा है। निये मिंजू ने लैन सिचैन की तरफ देखा और एक पल के लिए रुक गया, फिर बोला, ठीक है। वहीं नेह सैंग ने धीरे से मैंग याओ को कोहनी मारी और फुसफुसाकर कहा, दगा। सिचैन गगा की बात कभी नहीं टालते। वहीं मैंग याओ ने हल्की सी स्माइल दी, वो स्माइल जो हमेशा थोड़ी सी मिस्टीरियस लगती थी। उन्होंने मतलब मैंग याओ ने कहा, मुझे पता है। और वैन निंग चुपचाप खाना खा रहा था। उसकी नजर बार बार फॉरेस्ट की तरफ जा रही थी, पेड़ों के बीच जहां अंधेरा था दोपहर में भी, जैसे रोशनी वहां तक पहुंच ही नहीं रही थी। उसे लगा उस अंधेरे में कुछ है जो उसे देख रहा है। उसने आंखें झुका ली और खाना खाता रहा। वैनिंग को ऐसा लग रहा था कि वो अभी कह दे, उसे अभी इसी वक्त इस बारे में लोगों को बताना चाहिए। लेकिन जब वैनिंग उन सभी को देख रहा था कि वो सब कितने खुश है, तो वैनिंग के मन में ये था कि उन्हें मैं कैसे कह दूं, कैसे कैसे बता दूं कि इस जंगल के अंधेरे में कोई चीज ऐसी है जो उन्हें घूर घूर कर देख रही है और उसका घूरना अच्छा नहीं है। यही बार बार वैनिंग के मन में चल रहा था। अब देखते ही देखते रात हुई। ये इस जंगल में इन सब की पहली रात थी। बॉनफायर जल रही थी। आग की रोशनी में सबके चेहरे नारंगी और लाल दिख रहे थे। सच या देयर, विंग ने अनाउंस किया। नहीं, जियांग चैंग ने कहा। हाँ, बाकी सब ने कहा। गेम शुरू हुआ। न्यू सेंग की बारी थी। न्यू सेंग, सच या देयर? सच, न्यू सेंग ने कहा। क्या तुमने कभी किसी को लाइक किया है जो इस ग्रुप में है? न्यू सेंग का पंखा एक पल के लिए रुक गया। अगला क्वेश्चन। ये नहीं चलता है। चलता है, मेरा गेम, मेरे रूल्स। तेरा गेम नहीं है ये। नेक्स्ट। सब हंसने लगे थे। जिन जो शान की बारी आई। डेयर, उसे डेयर मिला था। जिन जो शान, यानी दीदी को कॉम्प्लीमेंट दो। एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट। जिन जो शान का कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन हिल गया। ये सब बचकाना है, उसने कहा। तो करो, विंग ने कहा। जिन जो शान ने गला साफ किया और यानली की तरफ मुड़ा। यानली शांत बैठी थी और वो आग को देख रही थी। यानली, तुम्हारा खाना बहुत अच्छा होता है। सब ने ग्रोनिंग की। ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, फूड रिव्यू है। सब हंसे। ठीक है, जिनजिशियान ने झल्लाते हुए कहा और बोला, यानली, तुम बहुत प्यारी हो। तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है। जब तुम हंसती हो तो सब कुछ ठीक लगता है। जैसे ही उसने ये कहा, सब तरफ चुप्पी छा गई। यानली ने उसकी तरफ देखा और वो जेन्युइनली सरप्राइज थी। यानली ने कहा, थैंक यू जिशान। जिन जिशान ने तुरंत दूसरी तरफ देखा। जियांग चैंग आग की तरफ देख रहा था। उसका एक्सप्रेशन पढ़ना थोड़ा मुश्किल था। अब विंग की बारी थी। विंग, सच या डेयर? विंग ने कहा, डेयर। लैन वांगजी को हिंदी में लव यू बोलो। तभी विंग एक पल के लिए रुका, फिर उसने वांगजी की तरफ देखा। लैन वांगजी भी उसी को देख रहा था, उस स्टैटी अनब्लिंकिंग नजर से। विंग ने गला साफ किया और विंग ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बिल्कुल सीधे, बिना हिचकिचाए। लैन वांगजी की आंखें एक पल के लिए सॉफ्टन हुई और उसने कहा, तभी विंग ने कहा, बस तब वांगजी ने कहा, तब विंग ने कहा, लैन, तब वांगजी ने कहा, मैं भी। तब विंग का गुस्सा एक पल के लिए पिघल गया और ये सब कुछ सभी लोग देख रहे थे। तभी न्यू सैंग ने आंख
पूछा और कहा, ये बहुत सुंदर था, मैं रो रहा हूँ, तुम ड्रामा क्वीन हो? जियांग चैंग ने कहा, हाँ। तभी नेह सैंग ने कहा, हाँ हूँ, और मुझे प्राउड है कि मैं ड्रामा क्वीन हूँ। अब धीरे धीरे रात गहराती गई। सब धीरे धीरे अपने टेंट्स के अंदर चले गए। लैन वांगजी और विंग एक टेंट में थे। विंग स्लीपिंग बैग में लेटा हुआ था, उसकी आंखें खुली हुई थी। उसके बगल में लैन वांगजी था। तभी विंग ने कहा, लैन सैन, और वांगजी ने जवाब दिया, विंग ने कहा, तुम्हें सच में नींद नहीं आ रही ना? जिस पर वांगजी ने कहा, ये तुम बोल रहे हो? इस पर विंग हंसा और बोला, सॉरी। फिर रुक कर बोला, लैन सैन, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो। लैन वांगजी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने विंग का हाथ ढूंढा और अंधेरा था, और अंधेरे में उसने विंग का हाथ ढूंढा और उसका हाथ थाम लिया। विंग की उंगलियों ने वांगजी की उंगलियों को कस लिया। कुछ देर बाद दोनों सो गए। टेंट के बाहर फॉरेस्ट थी, जहाँ शांति थी, बहुत ज्यादा शांति। इतनी शांति की एक आवाज भी नहीं थी, कोई पक्षी नहीं, कोई झिंगूर नहीं, हवा भी नहीं, जैसे फॉरेस्ट खुद सांस रोक कर बैठा हो, इंतजार में। दूसरा दिन चालू हुआ। सुबह उठकर सब ट्रैकिंग पर निकले। रास्ता खूबसूरत था, एक पतली सी पगडंडी जो पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। रेस! विंग ने अचानक चिल्लाया और भागने लगा। व्हाट? जियांग चैंग भी भागा। फेयर नहीं है, नेह सैंग चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक से उसे ठोकर लगा और वो गिरने ही वाला था कि निये मिंजू ने उसे पकड़ लिया। नेह सैंग डर गया था। उसने अपने गगा को देखा और कहा, शुक्रिया गगा। जिस पर निये मिंजू ने कहा, पंखा बंद करके चला कर, नहीं तो मुंह के बल गिरेगा। जिस पर नेह सैंग ने कहा, ये पंखा मेरी लाइफ है गगा, ऐसा मत बोलो। जिस पर निये मिंजू ने ठीक से नेह सैंग को खड़े किया, और वहीं लैन सिचैन और मैंग्याओ आराम से चल रहे थे पीछे पीछे। ये लोग थकते नहीं हैं, सिचैन ने हंसते हुए कहा। आप थकते नहीं? सिचैन का मैंग्याओ ने कहा। तभी सिचैन ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हारे साथ मैं कैसे थक सकता हूँ? तभी मैंग्याओ की आंखें एक पल के लिए जेंटली वार्म हुई, वो वार्मथ जो बहुत कम लोगों को मिलती थी। वहीं वैनिंग सबके पीछे पीछे चल रहा था। उसकी नजर रास्ते पर थी, पगडंडी के किनारे पत्थरों पर, कि उसे उसी वक्त कुछ दिखा और वो वहां रुक गया। वैनिंग ने झुक कर देखा, पत्थर पर कुछ खुदा हुआ था, पुराना, बहुत पुराना। वो ठीक से उसे पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन आकृतियां थी, इंसानी जैसी आकृतियां, और उनके ऊपर कुछ और था जो इंसान जैसा नहीं था। वैनिंग चल! आगे से आवाज आई, और वैनिंग ने एक बार और उस पत्थर को देखा, उठा और चल दिया। लेकिन उसके दिमाग में वही आकृतियां घूम रही थी। दोपहर में उन सभी को एक झरना मिला, जिसका पानी क्रिस्टल क्लियर था और बहुत ज्यादा ठंडा था। जंप! विंग ने इतना कहा और वो पानी में कूद गया। विंग सबसे पहले पानी में कूदा था। ये पागलपन है, ऐसा कहकर जियांग चैंग ने भी तुरंत जंप कर दिया। धीरे धीरे सब पानी में चले गए। नेह सैंग किनारे पर बैठा था, उसके पैर पानी के अंदर थे। तुम नहीं आओगे? निये मिंजू ने कहा। तब नेह सैंग ने कहा, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। जिस पर निये मिंजू ने कहा, नेह सैंग। जिस पर नेह सैंग ने कहा, नहीं दगा, मैं नहीं आऊंगा। इतना कहकर वो इधर उधर मुंह करने लगा, और निये मिंजू ने उसे एक पल के लिए देखा, फिर नेह सैंग को उठाया और पानी में फेंक दिया। दादा! नेह सैंग चिल्लाया और फटाफट पानी से बाहर निकल आया। उसके बालों में ढेर सारी पत्तियां चिपक गई थी। निये सैंग की ऐसी हालत को देखकर निये मिंजू के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आई, जो बहुत ही कम उनके चेहरे पर देखी जाती थी। अब ठीक है? निये मिंजू ने स्माइल करके कहा। तभी निये सैंग ने कहा, दगा, मैं अब आपसे बात नहीं करूंगा। जिस पे निये मिंजू ने कहा, ठीक है, मत बात करना। जिस पर निये सैंग चिढ़कर बोला, मैं पूरे एक हफ्ते तक बात नहीं करूंगा। जिस पर दगा ने बोला, यानी कि निये मिंजू ने कहा, ठीक है, मत बात करना। और निये सैंग ने कहा, दगा, मुझे वो किनारे वाला पत्थर पकड़ा दो। जिस पर निये मिंजू ने मुस्कुराया और उसे वो पत्थर पकड़ा दिया। वहीं लैन वांगजी पानी के किनारे पर बैठा था, वो पानी के अंदर नहीं गया था। तभी विंग तैरते हुए वांगजी के पास आया और किनारे पर अपनी कोहनी टिका दी, और वांगजी को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, लैनसेन, अंदर आओ ना। विंग को देखकर वांगजी ने कहा, नहीं विंग, मुझे नहीं आना। जिस पर विंग ने बोला, क्यों? क्यों नहीं आना? जिस पर वांगजी ने बोला, मेरे कपड़े भीग जाएंगे विंग। जिस पर विंग मुस्कुराया और बोला, यही तो मज़ा है लैंसन, कपड़े भी भीगेंगे, बॉडी भी भीगेगी और हम दोनों भी भीगेंगे।
जिस पर वांगजी ने उसे देखा और विंग का चेहरा पानी में भीगा हुआ था। उसके बाल आंखों पर आ रहे थे, उसकी आंखें चमक रही थी। विंग बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। ये देखकर वांगजी का दिल धड़का। फिर वांगजी ने अपने जूते उतारे और पैर पानी में डाल दिए। विंग की आंखें थोड़ी चौड़ी हुई, जैसे उसे यकीन नहीं आया कि लैंसैन ने ये किया हो। तभी विंग ने कहा, लैंसैन तुमने? बस पैर, यही काफी है। विंग इतना खुश था जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। वांगजी का छोटा सा एक्शन विंग को खुश करने के लिए काफी था। वो लैन वांगजी के बगल में आकर बैठ गया। वो उसी के बगल में किनारे पर बैठा था और उसने भी अपने पैरों को पानी में डाल लिया था। दोनों चुप थे। झरने की आवाज आ रही थी, पत्तियों की सरसराहट की आवाजें भी आ रही थी, दोस्तों की हंसी गूंज रही थी। तभी विंग ने कहा, लैंसैन। विंग के बातों पर वांगची ने जवाब दिया, तभी विंग ने कहा, ये मोमेंट, ये सब हमें याद रखना होगा, है ना? इस पर वांगची ने उसकी तरफ देखा और बोला, क्यों? तभी विंग ने मुस्कुराया और बोला, क्योंकि ये सब परफेक्ट है और परफेक्ट मोमेंट्स को याद रखना चाहिए। जिस पर वांगची ने वापस पानी की तरफ देखा। उसने वो मोमेंट याद कर लिया था क्योंकि उसे विंग ने कहा था कि ये हमें याद रखना चाहिए। उसे नहीं पता था कि बाद में वो इन सब मेमोरीज को कितनी बार याद करेगा जब सब कुछ टूट रहा होगा उसकी आंखों के सामने। अब हम यहाँ से इन सभी का इस जंगल में तीसरा दिन देखते हैं। सब थके हुए थे, लेकिन ये थकान बुरी नहीं थी बल्कि अच्छी थी। सब कैंप पर वापस आए और सबने वापस आकर अच्छे से खाना खाया और ढेर सारी बातें की। फिर रात को बॉनफायर। इस बार विंग ने घोस्ट स्टोरी सुनाई और फिर उसने देखा उसके पीछे एक शैडो था, उसी की शेप में। लेकिन जब वो मुड़ा, इतना कहकर विंग थोड़ी देर के लिए रुका। फिर सब विंग की तरफ ही उस वक्त देख रहे थे। निये हुसैन ने तो पंखे से अपने आंखें ही ढक ली थी। उसने बोला, कोई नहीं था ना? बस, जियांग चैंग ने कहा। बस, क्योंकि शैडो उसके अंदर समा गई थी। जिस पर जियांग चैंग ने चिढ़ के कहा, क्या बकवास है, फिर ये खत्म कैसे हुई? जिस पर विंग ने कहा, क्योंकि उस रात वो इंसान की जगह शैडोज चलने लगी थी। जैसे ही विंग ने ये कहा, वहां चुप्पी छा गई। भाई, ये सब बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, नेह सैंग ने कहा। हॉरर होती ही डिस्टर्बिंग है। तभी वैन निंग ने धीरे से कहा, कभी कभी रियल भी होती है। जैसे ही वैन निंग ने ये कहा, सभी ने वैन निंग की तरफ देखा। वैन निंग ने महसूस किया कि सब उसे देख रहे हैं, तो उसने तुरंत ही अपनी नजरें झुका ली। वैन निंग ने कहा, मेरा मतलब है, कहानियाँ कहानियाँ रियल भी होती है। गाइस, वैन निंग फिलोसफर बन रहा है, विंग ने हंसते हुए कहा। और विंग की बात पर सब हंसे। वहीं वैन निंग भी मुस्कुराया, लेकिन उसकी नजर फॉरेस्ट की तरफ गई। पेड़ों के बीच काफी ज्यादा अंधेरा था, लेकिन इस बार उस अंधेरे में कुछ था, कोई शेप, इंसान जैसा। वो खड़ा हुआ था, बिल्कुल एक जगह पर। न वो हिल रहा था, न वो डूल रहा था। बस वो कंटिन्यूअसली इसी तरफ देख रहा था। जैसे ही वैन निंग ने ये नोटिस किया, उसकी सांसें रुक गई। उसने अपनी आंखें झपकाई। जैसे ही वैन निंग ने अपनी आंखें झपकाई, वो शेप गायब हो गया। वहां कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। उसने फायर की तरफ देखा। सब हंस रहे थे, बात कर रहे थे। वैन निंग को लगा कि वो कह दे, सबको ये बता दे, लेकिन वैन निंग को ऐसा लगा कि सब उसे झूठा बोलेंगे। वो यही सब सोच रहा था और बार बार उस जगह की तरफ देख रहा था जहां उसे अभी वो शेप दिखा था। वो थोड़ा कंफ्यूज भी था। मतलब वैन निंग समझ नहीं पा रहा था कि वहां पर वाकई में कुछ था या फिर कुछ नहीं था, या फिर सिर्फ ये उसका वहम था। वैन निंग यही सब सोच रहा था। वैन निंग, तुम ठीक हो? लैंस चैन ने वैन निंग से पूछा। जिस पर वैन निंग ने कहा, हाँ हाँ गगा, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और वैनिंग सिचेन को देखने लगा। सिचेन ने वैनिंग को देखकर मुस्कुराया, लेकिन वैनिंग सिचेन से कुछ कह नहीं पाया। अब ये तीसरी रात थी। फॉरेस्ट में सब सो गए थे। फॉरेस्ट काफी ज्यादा शांत था, बहुत ही ज्यादा शांत। लेकिन इस बार एक आवाज आई थी, बहुत धीमी, बहुत दूर से। कोई गा रहा था पुराना गाना, किसी अजीब सी भाषा में जिसे कोई नहीं जानता था। पर वो एक आवाज थी और वो धीरे धीरे उन सभी के पास आ रही थी। यानी कि वो धीरे धीरे उस टेंट के पास आ रही थी।
कुछ ऐसी आवाज़ उस जंगल में गूंज रही थी और धीरे-धीरे वो और उन सभी के करीब आ रही थी। रात के ठीक 3 बजे हुए थे, तभी वैन निंग की आँखें अचानक से खुली। उसे नहीं पता था क्यों वो जगा, लेकिन उसने टेंट का ज़िप खोला और बाहर झाँका। कैंप शांत था, बॉनफायर बुझ चुकी थी, लेकिन कैंप के दूसरी तरफ वैनिंग के टेंट के ठीक सामने कोई खड़ा था, बिल्कुल विंग जैसा। वो बिल्कुल विंग के जैसा दिख रहा था। उसकी शेप, उसकी हाइट, सब कुछ विंग की तरह थी, लेकिन वो सो रहा था। यानी कि जो रियल विंग था, वो तो टेंट में सो रहा था। वैनिंग को यकीन नहीं था। ये कौन है? ये फिगर, ये तो विंग की तरह दिख रही है। वैनिंग यही सब सोच रहा था कि वो फिगर धीरे धीरे वैनिंग की तरफ मुड़ा। उसका चेहरा विंग का चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी। आंखों की जगह सिर्फ अंधेरा था, यानी कि दो काले गड्ढे थे, और वो मुस्कुरा रहा था। बिल्कुल विंग की तरह मुस्कुरा रहा था, लेकिन विंग कभी ऐसा नहीं मुस्कुराता। इस मुस्कान में कुछ नहीं था, कोई वार्मनेस नहीं थी, कोई जिंदगी नहीं थी, सिर्फ था तो खालीपन था। वैनिंग का गला जम सा गया। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। वैनिंग का पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर को किसी ने जकड़ लिया है। वो हिल नहीं पा रहा था, और वो एकटक उस फिगर को देख रहा था, और वो फिगर भी एकटक वैन निंग को देख रहा था कि तभी फिगर ने एकदम से उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाया, और वैन निंग की आंखें बंद हो गई अपने आप ही, जैसे किसी ने उसकी आंखों को बंद कर दिया हो। और फिर वो सुबह उठा तो सब कुछ नॉर्मल था। धूप थी, चिड़िया चहचहा रही थी। वैन निंग बहुत ज्यादा डरा हुआ था। एक पल के लिए तो वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा था। वैन निंग को लगा क्या ये उसका सपना था। तभी वैनिंग फिर से टेंट के बाहर झांकता है, और विंग वो अपने टेंट से उस वक्त निकल रहा था, और वो उबासी लेते हुए आ रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। वैनिंग उठ गए, चलो चाय बनाते हैं। हम्म, विंग ने नॉर्मली कहा था। सब बिल्कुल नॉर्मल थे। वैनिंग ने रिलीफ की सांस ली। वैनिंग को लगा वाकई में शायद ये सब सपना था, लेकिन जैसे ही विंग मुड़ा और चाय की तरफ गया, वैनिंग ने देखा कि विंग के टेंट के सामने जमीन पर पैरों के निशान थे, आने के, लेकिन जाने के नहीं थे। ये सब देखकर वैनिंग की सांसें ऊपर सी चढ़ गई थी। वो बहुत ही डरी आंखों से विंग को देख रहा था, और बार बार उस पैरों के निशान को देख रहा था। जस्ट अभी उसके सामने विंग आया था, उसके आने के पैरों के निशान थे, लेकिन जब विंग मुड़कर गया तो उसके पैरों के निशान जाने वाले नहीं थे। वहाँ वैनिंग बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था, लेकिन वो ये बात किसी को बता भी नहीं सकता था। आखिरकार उसके ऊपर बिलीव कौन करता। वैनिंग बहुत घबराया हुआ था, और बार बार विंग भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, और जब जब विंग वैनिंग को देखकर मुस्कुरा रहा था, वैनिंग को वही रात का चेहरा याद आता, जहाँ उस वाले विंग के चेहरे पर आंखें नहीं थी, सिर्फ काला गड्ढा था, और वो वैनिंग को देखकर मुस्कुरा रहा था। वैनिंग विंग से इतना ज़्यादा डर गया था कि वो विंग की तरफ नहीं जाता, बल्कि वो दूसरी तरफ चला जाता है, और ये सब विंग नोटिस नहीं करता, क्योंकि उसे ये नॉर्मल लगता है। जब विंग देखता है कि वैनिंग वहाँ पर नहीं है, तो वो मुस्कुराता है और बाकी सबसे नॉर्मली बात करने लगता है। चौथे दिन की सुबह कुछ अलग थी। कोई नहीं जानता था कि ये सुबह इतनी अलग क्यों थी, लेकिन सबने महसूस किया था कि हवा थोड़ी भारी सी लग रही है, वैसे जैसे बारिश से पहले हो जाती है। लेकिन आसमान तो बिल्कुल साफ था। धूप निकली हुई थी, फिर भी एक अजीब सा बोझ था इस हवा में। ऐसा लग रहा था जैसे हवा खुद सांस रोक कर बैठी हो। वहीं जियांग यानली चाय बना रही थी। जांग यानली ने सुबह चाय बनाते वक्त पहली बार नोटिस किया कि चिड़िया बोल नहीं रही है। पिछले 3 दिन सुबह उठो तो पंछियों की आवाज होती थी, मीठी, ऊंची और एक के बाद एक, लेकिन आज कुछ भी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था।
और ये यानली महसूस कर पा रही थी। यानली ने चारों तरफ देखा, पेड़ वही थे, आसमान साफ था, सब कुछ वैसा ही था। फिर ये खालीपन क्यों? उन्होंने चाय का कप उठाया और सोचा, शायद आज पक्षी देर से उठे हैं। ये सोचकर उन्होंने बात को मन से निकाल दिया। काश वो इसे नोटिस करती रहती, तो शायद उनके साथ वो ना होता जो आगे होने वाला है। अब हम देखते हैं, नाश्ते का समय, सब नाश्ते पर इकट्ठा हुए थे। विंग पहले की तरह ही बोल रहा था, एकदम सादा। वही न्यू सेंग पंखा हिला रहा था। जियांग चैंग कुछ ना कुछ आर्ग्यू कर रहा था। सब बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन वैन निंग ने नाश्ता नहीं किया। उसकी नजर बार बार उस जगह पर जाती थी, विंग के टेंट के सामने वाली जगह पर, जहां उसने वो पैर के निशान देखे थे। निशान वहां पर अभी नहीं थे। जमीन बिल्कुल साफ था, लेकिन वो जानता था जो उसने देखा था वो नॉर्मल नहीं था। वैन निंग खाओगे या नहीं? जांग यानली ने पूछा। तभी वैन निंग ने कहा, जी 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 सीजे, मैं खाता हूँ, खा रहा हूँ। उसने एक निवाला लिया। उसे स्वाद नहीं आया उस खाने में, पर फिर भी उसने किसी तरीके से उस खाने को धीरे धीरे खाया। और ये यानली नोटिस करती है कि वैन निंग कहीं खोया हुआ है, लेकिन यानली ने उससे पूछा नहीं, क्योंकि वैन निंग यानली से भी नजरें चुरा रहा था, क्योंकि शायद वैन निंग को पता चल गया था कि यानली को उस पर कुछ शक हो गया है। इसी कारण वो ज्यादातर लोगों की नजरों से बच रहा था। अब दिन का समय था। दिन में सब एक्सप्लोर करने को निकले। आज का रास्ता पिछले दिनों से अलग था, ज्यादा घना। पेड़ ज्यादा ऊंचे थे, इतने ऊंचे कि उनके ऊपर की टहनियां आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई थी जैसे छत बना रही हो। धूप बहुत कम आ रहा था, सिर्फ पतली पतली लकीरें ही आ रही थी धूप की। ये रास्ता पहले नहीं था ना? ने मिंजू ने कहा। था, बस पहले उस तरफ गए नहीं थे, विंग ने कहा। मैप में ये जगह है। तभी विंग ने अपना फोन निकाला और उस फोन में ऐप खोला। उसमें सिग्नल नहीं था। सिग्नल तो था ही नहीं पहले से। विंग ने कहा, डाउनलोड मैप है, मैंने डाउनलोड कर लिया था। फिर उसने मैप देखा। ये रास्ता मैप में था, बहुत पतला लाइन था। इसी कारण शायद उन्होंने नोटिस नहीं किया था। और उस लाइन के आगे मैप ब्लैंक था, कोई मार्किंग नहीं था। ओ गॉड, अनएक्सप्लोर्ड जोन, मजा आएगा। इतना कहकर विंग की आंखें चमकी। नहीं, वापस चलते हैं, मिया मिंजू ने कहा। अगर इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो हमें नहीं जाना चाहिए। ये मत भूलो कि एक जंगल है, यहाँ पर खतरा भी होता है। हमें आगे नहीं जाना चाहिए, वापस चलते हैं। अरे दगा, कुछ नहीं होगा। चलिए ना, इस जगह पे पहले कोई नहीं गया है। हम सभी जाएंगे, सोचिए क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेगी। बहुत मजा आएगा। ऐसा कहकर विंग मनाने लगा था। मेंगजुए सही कह रहा है, सिचन ने धीरे से कहा। और सब रुक गए। विंग भी चुप हो गया था, क्योंकि लैन सिचन बहुत कम किसी की बात को काटता था, और निये मिंजू से एग्री करना ये और भी कम था। यहाँ कुछ अलग है, महसूस हो रहा है मुझे। क्या महसूस हो रहा है आपको? विंग ने हॉनेस्टली पूछा। तभी सिचैन ने जवाब देने से पहले एक बार सबकी तरफ देखा, और कुछ देर वो चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, सच कहूँ तो पता नहीं कि क्या महसूस हो रहा है, लेकिन कुछ अलग सा लग रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। जैसे ही सिचैन ने ये कहा, थोड़ी देर के लिए सब चुप रहे। फिर जियांग चैंग ने कहा, तो ठीक है, हम वापस चलते हैं, आज के लिए इतना काफी है। और विंग ने एक बार फिर से उस घने रास्ते की तरफ देखा। कुछ था उधर। विंग को महसूस हो रहा था कि जो भी चीज उस तरफ है वो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। और विंग की आंखें एक पल के लिए गोल्डन कलर में चमकी, लेकिन वो तुरंत ही वापस से नॉर्मल हो गई थी। लेकिन फिर विंग ने लैन वांगजी की तरफ देखा, और वो उसने देखा कि लैन वांगजी भी उसी को ही देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ था, यानी कि वांगजी की आंखें उसे कुछ कह रही थी। और विंग को समझने में देर नहीं लगी कि वांगजी की आंखें उसे क्या बोल रही है। वांगजी उसे अपनी आंखों से बोल रहा था, नहीं। जिस पर विंग ने कहा, ठीक है। विंग ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, चलो वापस चलते हैं। और फिर सब खुशी खुशी वापस अपने रास्ते की ओर चल दिए, यानी कि वो उस घने की जंगल की तरफ नहीं गए, वो वापस जहाँ से आए थे वहीं चले गए। अब हम दोपहर का सीन देखते हैं। दोपहर सब कैंप पर थे, खाना खा रहे थे और थोड़ा रेस्ट कर रहे थे।
वैन निंग अपने टेंट में लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में वो फिगर बार बार घूम रहा था, विंग का चेहरा, लेकिन उसकी आंखें खाली थी। उसने आंखें खोली और टेंट की छत को देखा, और तभी उसने सुना, बहुत धीमे से, बहुत पास से, कोई उसके टेंट के बाहर था। वैन निंग को पैरों की कोई भी आहट सुनाई नहीं दी थी। बस उसे महसूस हुआ था एक प्रेजेंस, जैसे किसी का सांस लेना, भारी लेकिन धीमा। वैन निंग ने अपनी सांसें रोक ली, और लेकिन वो आहट रुकी नहीं। सांस, कोई सांस ले रहा था, हल्के हल्के लेकिन भारी। तभी वैन निंग ने अपना हाथ बढ़ाया अपने टेंट के जिप की तरफ, लेकिन वो रुक गया। उसने सोचा, अगर उसने जिप खोला और अगर वहां कुछ हुआ तो? फिर उसने सोचा, अगर जिप नहीं खोला तो? उसने एक लंबी सांस ली और आखिरकार उसने जिप खोला और बाहर निकला। उसने देखा कैंप खाली था, वहां पर कोई भी नहीं था। वैनिंग ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। फिर उसकी नजर अपने टेंट की बाहरी दीवार पर गई। कैनवास पर उंगलियों के निशान थे, अंदर की तरफ से नहीं, बल्कि बाहर से। कोई उसे, यानी कि कोई उसके टेंट को बाहर से छू रहा था। ये देखकर वैन निंग के पैर जम से गए। उंगलियां चार थी, एक साथ, जैसे किसी ने हथेली रखी हो वहां पे। और वो निशान, वो अभी भी वार्म था, वो अभी इसी वक्त का निशान था। यानी कि वैन निंग को जो सांसें महसूस हुई थी, वो कोई वो कोई उसका हेलुसिन नहीं था, वो रियल था। अब शाम को वैन निंग ने लैन वांगजी को अकेले में रोका। बाकी सब काफी दूर थे। विंग कुछ बना रहा था और जियांग चैंग उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी वैन निंग ने कहा, वांगजी का?" और वांगजी रुक गया। वैन निंग ने वांगजी की आंखों में देखा, वो आंखें जो हमेशा एकदम स्ट्रेट थी, जो कभी नहीं हिलती थी। वैन निंग ने कहा, मुझे आपको कुछ बताना है।" वैन निंग को इतना घबराता हुआ देखकर वांगजी ने बोला, "क्या हुआ वैन निंग, बताओ।" जिस पर वैन निंग ने धीरे से सब कुछ कह दिया। वो फिगर, वो पैरों के निशान, टेंट के बाहर की आवाज, वो उंगलियों के निशान। जब वैन निंग ये सब बता रहा था, तो वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। और लैन वांगजी, उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ वैन निंग पर टिकी हुई थी, और वो चुपचाप सब सुन रहा था। जब वैन निंग सब कुछ बोलकर खत्म करता है, तो एक पल की वहां पर चुप्पी सी छा जाती है। और फिर दूसरी तरफ से वांगजी बोलता है, वैन निंग, तुमने किसी को नहीं बताया?" जिस पर वैन निंग ने बोला, नहीं, मैंने नहीं बताया, सब बहुत ज्यादा खुश थे। जिस पर वांगची ने कहा, लेकिन हमें बताना होगा, आज रात हम सबको बताएंगे। जिस पर वैनिंग ने कहा, लेकिन लेकिन जिस पर वांगची ने कहा, वैनिंग, वांगची की आवाज में कुछ था, वो अर्जेंसी जो उसमें बहुत कम आती थी। ये जरूरी है, वांगची ने कहा। और वैन निंग ने अपना सिर हाँ में हिलाया। लैन वांगजी वापस मुड़ा, और उसकी नजर उस फॉरेस्ट की तरफ गई, जहाँ घना अंधेरा था, पेड़ों की काली काली लकीरें थी। कुछ था, वांगची को भी पता था कि वहां कुछ था, और विंग को यहाँ से निकालना ही होगा, जल्द से जल्द। वांगजी ने ये सोच लिया था। अब हम रात का समय देखते हैं। रात में सब बॉन फायर के पास पास बैठे हुए थे। वैन निंग ने सबको सब कुछ बता दिया। कमरे में, मतलब कैंप में, वो सभी कैंप के अंदर थे, और उन्होंने सब कुछ बता दिया। और जैसे ही वैन निंग ने सबको ये सभी बातें बताई, एक अजीब सी शांति वहां पर आ गई थी। पहले कोई नहीं बोला। फिर विंग ने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जिस पर वैन निंग ने कहा, विका, मुझे लगा सब सपना था, लेकिन लेकिन जब मैंने उन उंगलियों के निशान को देखा, वो रियल था। मैंने उसे महसूस किया। जैसे ही वैन निंग ने ये कहा, वहां पर फिर से चुप्पी छा गई। नेह सेंग ने तो अपना पंखा ही बंद कर लिया था। उसने कहा, तो यहाँ कुछ है क्या जो हम जानते नहीं हैं? हाँ? जिस पर लैंस चैन ने कहा, हाँ, यहाँ कुछ है, और हम उसे नहीं जानते। लैंसी चैन की आवाज काफी शांत थी, और उन्होंने अपने इसी शांत आवाज में कहा, हो सकता है कोई एक्सप्लेनेशन हो,
कौन सा एक्सप्लेनेशन? जियांग चैंग ने कहा। कोई इंसान था तो कहाँ गया? जानवर हो सकता है, जानवर भी उंगलियों से टच करते हैं, हो सकता है वो उसका निशान हो। वैनिंग, तुम हमेशा से यानी कि स्टार्टिंग से ही ये बोलते आ रहे थे कि इसमें कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। मेरे भाई, जरूर तुम्हें कोई वहम हुआ होगा, कोई बुरा वाला वहम, है ना? जैसे ही जियांग चैंग ने ये कहा, वहां पर फिर से चुप्पी छा गई और फिर निये मिंजू खड़ा हुआ और उन्होंने बोला, आज रात वॉच करते हैं, यानी कि आज रात नजर रखते हैं। 2-2 घंटे की शिफ्ट होगी, कोई अकेला नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं, समझे? जिस पर जियांग चैंग ने कहा, लेकिन जैसे जियांग चैंग ने ये कहा, निये मिंजू ने तुरंत ही उसकी बात को काटा और बोला, मैंने कहा ना, नजर रखते हैं। निये मिंजू की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा लाउड थी। ऐसी थी कि उसे कोई काट नहीं सकता था। और फिर जियांग चैंग भी चुप हो गया और उसने भी हामी भर दी। ऐसा नहीं था कि इस बीच विंग ने कुछ कहा नहीं था। विंग ने भी बहुत कुछ कहा था। उसे भी लग रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़रूर ये वैन निंग का वहम है। लेकिन किसी ने भी विंग की बात पर एग्री नहीं किया। पहली बार किसी ने भी विंग की तरफ नहीं देखा कि वो क्या कहना चाहता है। पहली बार विंग ने भी ज़्यादा बहस नहीं की, क्योंकि वो भी थोड़ा घबरा गया था। क्योंकि विंग को लग रहा था कि अगर ये जानवर भी है तो हमें बच के रहना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा जानवर जो टेंट तक पहुंच सकता है, यानी कि टेंट के दीवार तक पहुंच, वो जो होता है घेरा, मतलब टेंट लगता है तो वो एक तरीके से दीवार ही होता है ना, उस घेरा तक पहुंच सकता है, तो वाकई में वो जानवर बहुत बड़ा होगा और वो नुकसान पहुंचा सकता है। इस कारण विंग भी वॉच करने के लिए मान गया था। अब हम देखते हैं रात के 11 बजे का सीन। पहली शिफ्टिंग थी निये मिंजू और लैन वांगजी की। दोनों कैंप के बाहर बैठे थे, उनके हाथ में टॉर्च थी और आसपास वो लोग देख रहे थे। कब तक रहेंगे यहाँ? निये मिंजू ने धीरे से पूछा। जब तक विंग चाहे, वांगजी ने जवाब दिया। तुम उसके लिए यहाँ हो? निये मिंजू ने पूछा। वांगजी ने कहा, हाँ, मैं उसी के लिए यहाँ हूँ। तभी निये मिंजू ने लैन वांगजी की तरफ देखा और बोला, अगर यहाँ कुछ गलत होने लगे तो विंग को सबसे पहले यहाँ से निकालना। निये मिंजू ने कहा और फिर वो दूसरी तरफ देखने लगे। लेकिन लैन वांगजी ने बदले में उन्हें कुछ नहीं कहा। लेकिन वांगजी की जॉ थोड़ी टाइट हो गई थी और फिर वांगजी ने धीरे से जवाब देते हुए कहा, ठीक है काका। और निये मिंजू ने फिर से वांगजी की तरफ देखा, लेकिन वांगजी आग की तरफ देख रहा था। अब हम देखते हैं रात के 1 बजे। दूसरी शिफ्ट जियांग चेंग और जिंजू शान की थी। दोनों के बीच ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। उनके बीच हमेशा एक ऑकवर्ड सिचुएशन था, यानली की वजह से। पर अब आज दोनों चुपचाप थे। जियांग चेंग ने टॉर्च जलाई और कैंप के चारों तरफ देखा। उसने कहा, सब ठीक है। तभी बहुत दूर से उन्हें एक आवाज सुनाई दी, रोने की, बच्चे के रोने की। जैसे ही जियांग चैंग और जिंजू शान ने ये आवाज सुनी, दोनों एक साथ खड़े हो गए। ये ये क्या है? जिंजू शान ने कहा। सुना मैंने भी, जियांग चैंग ने कहा। फॉरेस्ट के अंदर से आ रही थी वो आवाज, लेफ्ट साइड से। तभी जियांग चैंग ने अपना कदम उठाया और उस तरफ जाने लगा। जिंजू शान ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, रुको जियांग चैंग, पागल हो गए हो क्या? क्यों जा रहे हो उधर? तभी जियांग चैंग ने कहा, कोई बच्चा है वहां पे, हो सकता है वो मुसीबत में हो, मुझे उसे देखना चाहिए। तभी जिंजू शान ने कहा, पागल हो क्या? ये जंगल है, यहाँ कोई बच्चा क्यों होगा, वो भी जंगल के बीच में? थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। तभी जियांग चैंग रुक गया। आवाज अभी भी आ रही थी, हल्की हल्की, लेकिन ये रोना थोड़ा अजीब था। एक ही पिच पर, बिना रुके, बिना सांस लिए, जैसे कोई रिकॉर्डर चल रहा हो। तभी जिंजू शान ने कहा, जियांग चैंग, दिमाग से काम लो, यहाँ पर बहादुरी दिखाने का कोई मतलब नहीं है, बात जान पर बन सकती है। ये सुनकर चियांग चैंग भी थोड़ा घबरा गया था। निये मिंजू को जगाते हैं, जिंजू शान ने कहा। और चियांग चैंग ने भी हामी भर दी। लेकिन जैसे ही वो मुड़े, अचानक से वो आवाज बंद हो गई, एकदम से बंद हो गई, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। दोनों रुक गए। दोनों के चेहरे पर पसीना आ गया था।
उन्होंने वापस से देखा, फॉरेस्ट एकदम शांत था, लेकिन इस बार शांति बहुत ज्यादा थी। अंदर चलो, जियांग चैंग ने कहा और दोनों तुरंत ही टेंट के अंदर घुस गए। अब हम देखते हैं रात के 3 बजे का समय, तीसरा शिफ्ट लैन सिचैन और मैंग याओ का था। लैन सिचैन बाहर बैठे थे और मैंग याओ उनके बगल में बैठा था। डर लग रहा है? लैन सिचैन ने पूछा। नहीं, मैंग याओ ने कहा। फिर मैंग याओ थोड़ा रुका और बोला, थोड़ा मुझे भी लग रहा है डर। इस पर लैन सिचैन मुस्कुराए और कहा, याओ, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। जिस पर याओ ने कहा, आप है ना, मुझे डर नहीं है। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे और दोनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन लैन सिचैन की आंखें उस फॉरेस्ट पर थी। वो चारों तरफ देख रहे थे और मैंग याओ पर भी नजर रख रहे थे। वही मैंग याओ की नजर भी चारों तरफ थी और वो सिचैन पर भी ध्यान दे रहे थे। मैंग याओ ने तभी उनकी तरफ देखा, यानी कि लैन सिचैन की तरफ, जो हमेशा सबको रिएशर करता था और खुद डर मानना उसके लिए अनयूजुअल था। सिचन का, मैंग्याओ ने कहा। तभी सिचन ने जवाब में बोला, और मैंग्याओ ने बोला, अगर हम यहाँ से कल निकल जाए तो विंग मानेगा क्या? जिस पर सिचैन ने सोचा थोड़ा सा और फिर उसने बोला, वांगची उससे बात करे तो हाँ, शायद विंग मान जाए। जिस पर मैंग्याओ ने कहा, तो बात करवाते हैं ना, सुबह। इस पर सिचैन थोड़ा चुप हो गया था और फॉरेस्ट भी शांत था। काफी देर तक वो चुप थे। तब मैंग्याओ ने देखा कि कैंप के एकदम दूसरी तरफ एक पेड़ के पास कोई खड़ा था। मैंग्याओ ने अपनी आंखें नैरो की। अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी वहां तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन शेप थी बिल्कुल इंसान जैसी। सिचन का, मैंग्याओ ने धीरे से कहा। जिस पर सिचन ने कहा और मैंग्याओ ने कहा, उधर देखो। और सिचन ने भी अपनी टॉर्च उठाई और उस पेड़ की तरफ घुमाई। रोशनी पड़ रही थी, लेकिन उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं था। तभी सिचैन ने कहा, कहाँ देखना है? और फिर मैंग्यान ने बोला, वहां वहां अभी अभी कोई था। तभी सिचैन ने टॉर्च से पूरा उस एरिया को सर्च किया, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। मैंग्याओ की सांसें तेज थी और मैंग्याओ ने कहा, सिचैन का, सच में वहां था, वहां था, मैंने देखा, सच में था। तभी सिचन, जो मैंग्याओ को कभी घबराया हुआ देख रहे थे, उसने उसके सिर पर आते हुए पसीने को पोंछा और बोला, चलो अंदर जाते हैं। ऐसा कहकर सिचन उसे टेंट के अंदर ले गए, लेकिन शिफ्ट अभी बाकी थी। शिफ्ट साथ में करेंगे। अंदर से ही लैंस चैन ने उसका हाथ थामा और वो दोनों टेंट में जाने लगे थे। तभी मैंग्याओ ने एक बार फिर से मुड़ कर देखा, उस पेड़ के पास, उस पेड़ पर पत्तियों के बीच में दो चीजें चमक रही थी, बिल्कुल आंखों जैसी, लेकिन वो बहुत बड़ी थी, इंसान की आंखों से बहुत ज्यादा बड़ी। मैंग्याओ ने तुरंत ही अपनी नजरें हटा ली और वो बहुत ज्यादा डर गया था। उसने कसकर सिचन का हाथ थामा और दोनों टेंट के अंदर घुस गए और लैंसी चैन ने टेंट का जिप बंद कर दिया। अब हम सीधा सुबह का समय देखते हैं। सुबह सब उठे, कोई ठीक से सो नहीं पाया था रात को। ये चेहरों से पता चल रहा था उनके कि कोई ठीक से सोया नहीं था। नाश्ते पर सब बैठे थे। सबने रात की बातें शेयर की, बच्चे का रोना, पेड़ के पास का वो फिकर, वो चमकती हुई आंखें। सब चुप हो गए। वहां पर एक भारी सन्नाटा छा गया था। तभी विंग ने कहा, हमें यहाँ से जाना चाहिए। सबने विंग की तरफ देखा। विंग, जो हमेशा एडवेंचर के लिए था, जो कभी पीछे नहीं हटता था। यार, यहाँ अलग है, ये फॉरेस्ट, यहाँ कुछ है। और वैन निंग ने पहले भी वार्निंग दी थी। उसने वैन निंग की तरफ देखा और बोला, सॉरी यार, तेरी बात हमें माननी चाहिए थी। विंग अब पछता रहा था। तभी वैन निंग ने सिर हिलाया और बोला, कोई बात नहीं विंगा, पर हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं है। वैन निंग की बात पर सबने हाँ में सिर हिलाया। पैक करते हैं, मिये मिंजू ने कहा और सबने हाँ कहा। सब उठने लगे और तब निये हुसैन ने कहा, हे गाइस, रोज ये कहाँ है? निये हुसैन की बात को सुनकर सब रुक गए और सब एक दूसरे को देखने लगे। रोज ये निये मिंजू की कजन है। वो अभी भी ग्रुप में ही थी, कल रात तक थी। कहाँ थी, सबको पता नहीं था। उनका टेंट, निये मिंजू ने अपना कदम उनके टेंट की तरफ बढ़ाया। सब उनके टेंट के पास गए। जिप खोला गया
अंदर स्लीपिंग बैग था और सामान था, लेकिन रोज ये नहीं थी। रोज ये मिंजू की आवाज तेज हो गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रैंजी फॉरेस्ट ने उसकी आवाज लेकर शांत रही। सब इकट्ठा हो गए। वह कब गई? ये मिंजू की आवाज कांप रही थी, जो उसके लिए इम्पॉसिबल था। रात में मैंने 3 बजे टेंट चेक किए थे, सब ठीक था। लैंसी चैन ने कहा। तो 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 3 बजे के बाद हमारी तीसरी शिफ्ट थी, और मैं क्या? लैंसी चैन ने कहा। हम टेंट में ही थे, हमने कुछ नहीं सुना। वो बाहर क्यों जाएगी, वो भी अकेले? जियांग यानली की आवाज में डर था। नहीं, नहीं जाती। रोज ये नहीं जाती है अकेले। जैसे ही उन्होंने ये कहा, सब तरफ साइलेंस फैल गया। विंग ने लैन वांगजी को देखा। लैन वांगजी ने वापस विंग को देखा। दोनों की आंखों में एक ही बात थी। दोनों अपनी आंखों में एक ही बात एक दूसरे को बता रहे थे। ये सीरियस सिचुएशन है, उन्हें ढूंढना होगा, मिये मिंजू ने कहा। यानी कि निये मिंजू ने एक तरीके से सबको आदेश दिया, और सभी सभी ने हाँ में सिर हिलाया। सभी ग्रुप में जाएंगे, अकेले कोई नहीं जाएगा, लैन वांगजी ने कहा। और सबने हामी भर दी। ग्रुप बनाए गए। निये मिंजू और लैन सिचैन एक तरफ, विंग और लैन वांगजी दूसरी तरफ, जियांग चैंग और जियांग यानली तीसरी तरफ, जिन जुशान और निये हुसैंग और मैंग्याओ वैनिंग सब कैंप पर थे। यानी कि ये चारों कैंप पर थे। कैंप वाले यहाँ रहोगे, सब पैक करो, हम जल्दी से रोचियो को ढूंढ कर आएंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। ने मिंजू ने इतना कहा, और सबने सिर हिलाया। वो तीनों ग्रुप फॉरेस्ट में घुसे। विंग और वांगजी पेड़ों के बीच चल रहे थे। टॉर्च था उनके हाथ में। दिन था, फिर भी यहाँ रोशनी बहुत ज्यादा कम थी। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज के निकलने का इस जंगल को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस जंगल का अपना खुद का अंधेरा है, जो वो इस वक्त फैलाए जा रहा था। विंग एकदम चुप था। तभी लैन वांगजी ने विंग की तरफ देखा। विंग का चुप रहना हमेशा खतरे की निशानी होता था। तुम ठीक हो? लैन वांगजी ने पूछा। नहीं, विंग ने हॉनेस्टली कहा। मेरी वजह से सब यहाँ हैं। मैंने ही यहाँ आने की प्लानिंग की थी। मैंने मैंने वैन निंग की बात भी नहीं सुनी, और अब रोज ये ना जाने वो कहाँ है। मैं जानता हूँ अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है लैंसन, पर मैं खुद को सोचने से नहीं रोक पा रहा हूँ। अगर अगर रोज ये को कुछ हो गया तो मैं धक्का को क्या क्या जवाब दूंगा? पता नहीं वो कहाँ चली गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विंग ये सब बड़बड़ाते हुए चला ही जा रहा था कि तभी विंग, इतना कहकर लैन वांगजी रुक गया। और जैसे ही लैन वांगजी की आवाज विंग के कानों में पड़ी, विंग भी रुक गया। लैन वांगजी विंग के पास आया, और वांगजी ने उसका चेहरा हाथों में ले लिया, दोनों हाथों से। ये उसके लिए बड़ी बात थी। वांगजी ने कहा, अभी रोज ये, बाकी बाद में, समझे? कुछ अनाप शनाप मत सोचो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। चिंता मत करो, रोज ये मिल जाएगी, हम उसे ढूंढ लेंगे। जैसे ही वांगजी की बात विंग ने सुनी, विंग की आंखें भर आई, लेकिन उसने, मतलब विंग ने खुद को रोने से रोका। बस उसकी आंखें भर आई थी। किसी तरीके से विंग ने खुद को संभाला, और उसने वांगजी के हाथ पर हाथ रखकर कहा, हाँ वांगजी, हम उन्हें ढूंढेंगे, वो मिल जाएगी। वांगजी ने फिर अपना हाथ हटा लिया। फिर वो दोनों आगे चलने लगे, और तब विंग ने एक आवाज सुनी, बहुत धीमे लेकिन बहुत पास से, विंग। जैसे ही विंग ने अपना नाम सुना, विंग रुक गया, और विंग ने रुक रुक कर कहा, लैंसन। विंग की आवाज को सुनकर लैन वांगजी भी रुक गया। वांगजी ने विंग की तरफ देखा, और वांगजी ने कहा, क्या हुआ विंग? लेकिन वांगजी ने विंग को ध्यान से देखा। विंग थोड़ा परेशान और घबराया हुआ था। वांगजी विंग के पास आया और बोला, क्या बात है, तुम्हारे सिर पर पसीना क्यों है? जिस पर विंग ने कहा, लैंसन, मैंने सुना कि किसी ने मेरा नाम लिया। तभी वांगची ने बोला, क्या? लेकिन हम दोनों तो अलग रास्ते पर है, यहाँ सिर्फ तुम और मैं ही हैं। जिस पर विंग ने कहा, सच में किसी ने नाम लिया तो तुम भी सुनो ना। जिस पर वांगची ने सुनने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं सुनाई दिया। और वांगची ने कहा, नहीं तो विंग, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जिस पर विंग ने कहा, लेकिन मैंने सुना था, मैंने बाईं तरफ से सुना था। दोनों ने, यानी कि वांगजी और विंग ने बाईं तरफ देखा।
वहां पर पेड़ था, अंधेरा था और कुछ भी नहीं था। क्या ये आवाज रोज ये की हो सकती है? विंग ने कहा। तभी वांगजी ने कहा, आवाज तुम्हारा नाम ले रही थी ना? जिस पर विंग ने कहा, शायद उसे याद हो मेरा नाम। इतना कहकर विंग उस तरफ आगे बढ़ने लगा। विंग! तभी लैन वांगजी की आवाज आई और विंग रुक गया। वांगजी की आवाज फर्म थी। वांगजी ने कहा, उस तरफ मत जाओ। तभी विंग ने उसे देखा। लैन वांगजी की आंखें एकदम सीरियस थी। इन आंखों ने कभी झूठ नहीं बोला था। तभी विंग ने वांगजी की बात को माना और बोला, ठीक है। और वो दोनों आगे बढ़ते रहे। विंग की बाईं तरफ वो आवाज फिर आई, और इस बार उसमें थोड़ी हंसी भी थी, विंग की अपनी हंसी। विंग ये सुनकर हैरान था। विंग काफी ज्यादा परेशान हो गया, यानी कि वो कंफ्यूज था। और वांग जी वो विंग को समझ रहा था कि विंग को कुछ ना कुछ तो हो रहा है। उसने कसकर विंग का हाथ थामा और उसे आगे बढ़ाते रहा। विंग कंफ्यूज था, लेकिन उसने वांग जी का हाथ नहीं छोड़ा और वांग जी जिस तरफ उसे लेके जा रहा था वो उस तरफ चलने लगा। अब लगभग आधा घंटा बीत चुका था। अब हम देखते हैं निये मिंजू और लैन सिचैन की तरफ। वो दोनों अलग दिशा की तरफ गए थे। पेड़ों के बीच से एक रास्ता जाता था। रैन जिए, जिए, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? रैन जिए! दोनों चिल्ला रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी आवाज नहीं आ रहा था। ने मिंजू की मुट्ठियां बंद हो गई थी। उन्हें गुस्सा आ रहा था। सिचैन ये समझ पा रहे थे, लेकिन सिचैन उनके बगल में चुपचाप चल रहे थे। वो ठीक होंगी, सिचैन ने दिलासा देते हुए कहा। तभी नियमिंजो ने गुस्से में कहा, तुम्हें नहीं पता है? तभी सिचैन ने कहा, हाँ, मुझे नहीं पता। सिचैन ने एडमिट किया, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकते थे। सिचैन ने अपना सिर नीचे कर रखा था। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, सिचैन! ये और किसी की नहीं, मिंजू की आवाज थी। ये मिंजू रुक गए थे और सिचैन ने मिंजू की तरफ देखा कि वो सामने देख रहे थे, तो सिचैन ने भी सामने देखा। सामने उनको एक पेड़ के पास कोई नजर आया था। वो और कोई नहीं, एक लड़की थी। उसके बाल लंबे थे और उसने वही कपड़े पहन रखे थे जो शायद रोज ये ने पहने थे। रैंजी! इतना कहकर निये मिंजू आगे भागा। मिंजू रुको! सिचैन ने मिंजू को पुकारा, लेकिन निये मिंजू नहीं रुका। वो उसके पास पहुंचा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही निये मिंजू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उस लड़की ने मुड़कर निये मिंजू को देखा और जैसे ही निये मिंजू ने उस लड़की का चेहरा देखा, निये मिंजू जम गया। वो और कोई नहीं, रोज ये थी, लेकिन वो अजीब दिख रही थी। उसकी आंखें बंद थी, पूरी तरह बंद, ऐसे जैसे किसी ने उनकी आंखों को सील दिया हो। और वो मुस्कुरा रही थी बिना आंखें खोले। वो मुस्कुराहट नेचुरल नहीं थी। रैंची! निये मिंजू की आवाज कांप रही थी। वो लड़की जो रोज ये जैसी दिखती थी, उसने एक कदम निये मिंजू की तरफ बढ़ाया और अपना मुंह खोला और एक आवाज निकाली। वो रोज ये की आवाज नहीं थी, वो किसी की भी आवाज नहीं थी। वो एक ऐसी आवाज थी जो इंसान की नहीं थी, यानी कि कोई इंसान वैसी आवाज निकाल ही नहीं सकता। गहरी, टूटी हुई, जैसे एक साथ 100 लोग बोल रहे हो और सब एक दूसरे में उलझे हों। ये सब देखकर निये मिंजू ने एक कदम पीछे लिया और लैन सिचैन ने निये मिंजू का कंधा पकड़ा और उसे पीछे खींचा और बोला, मिंजू वापस आओ अभी। लेकिन निये मिंजू की नजर उस चीज पर ही थी जो रोज ये जैसी थी। वो रोज ये नहीं है, सिचैन ने धीरे से कहा। लेकिन ये मिंजू जानता था, लेकिन मानना नहीं चाहता था कि ये उसकी रोज ये नहीं है। तुम मेरी बहन कहाँ है? निये मिंजू ने कहा। तभी सिचैन ने कहा, हम ढूंढेंगे, लेकिन अभी वापस चलो, वापस चलो, जल्दी। वो चीज, वो रोज ये जैसी शेप वाली जो भी चीज थी, वो एक और कदम आगे बढ़ाती है। सिचैन और निये मिंजू अपनी डरी हुई आंखों से उसे देख रहे थे। वो जैसी ही आगे आती है, उसकी बंद आंखों के नीचे से कुछ बहने लगता है, कुछ काला सा। निये मिंजू ने अपनी नजर हटाई और वो दोनों वहां से वापस भागे। कैंप पर तीनों ग्रुप्स वापस आए बिना रोजिए के। निये मिंजू ने जो देखा वो सबको बताया। कैंप पर अब ठंडी चुप्पी छा चुकी थी। तो वो डुप्लीकेट थी, विंग ने कहा, जैसे तुमने कहा था।
वैनिंग वैनिंग ने जो मेरे टेंट के बाहर देखा था, वो डुप्लीकेट्स थे। इसका मतलब जियांग यानली की आवाज़ ये सब बोलते हुए काँप रही थी। इसका मतलब लैन वांगजी ने कहा, ये फ़ॉरेस्ट, ये सब पहले से जानते थे। ये जानते थे कि हम कैसे दिखते हैं, हम कौन हैं। ये देख रहे थे कि हम 3 दिन से यहाँ पर हैं। जैसे ही वांग जी ने ये कहा, हर तरफ साइलेंस छा गया। और रोज ये, मिंजू ने पूछा, लेकिन कोई नहीं बोला क्योंकि सबके मन में यही सवाल था कि आखिरकार असली रोज ये कहाँ है, किस हालत में है। किसी को भी नहीं पता था कि आगे चल के उनके साथ क्या होने वाला है और ये जंगल उनके साथ क्या करने वाला है। तो है गाइस, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी को पहला पार्ट पसंद आया होगा। तो हम मिलेंगे इसके अगले पार्ट में बहुत ही जल्दी। मैं कोशिश करूँगी कि बहुत ही जल्दी मैं इसका सेकंड पार्ट आप सभी के साथ शेयर करूँ। एंड मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगी, यहाँ पर जो निये मिंजू की कज़न थी जिसका नाम है रोजिए, और मैंने इनका नाम काफ़ी बार गलत लिया है, मतलब मैंने कुछ अलग सा ही बोल दिया है, तो आप सब समझ जाना। अगर मैं रुओ, रावा, रिए कुछ भी बोलूँ ना, तो आप समझ जाना कि मैं इन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं बार-बार इनका जो नाम है वो भूल रही हूँ, पता नहीं क्यों? पर मैं भूल रही हूँ, लेकिन मैं ध्यान दूँगी कि मैं ना भूलूँ। आई होप आप लोगों को डर लगा होगा, क्योंकि मुझे तो डर लगा रिकॉर्ड करते-करते। सच बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे डर लगा था। वो जो सीन थे मैंने उसे फ़ील किया, तो वाक़ई में मुझे डर लगा था। तो आप सभी अपना असली रिव्यू मुझे बताइएगा कि आप लोग, मतलब लोगों को ये पार्ट कैसा लगा, डर लगा या नहीं लगा? आने वाले पार्ट्स में ये और ज़्यादा डरावना होता जाएगा। देखना मज़ेदार होगा कि आखिर ये सब कौन है और आखिरकार रोज़ ये कहाँ गई? और ये सब सही सलामत इस फ़ॉरेस्ट से निकल पाएँगे या नहीं? या फिर मौत इन सभी को गले लगा लेगी? तो दोस्तों बने रहिएगा, बहुत जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले पार्ट में। सभी ज़रूर से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं हम बहुत जल्दी इसके अगले पार्ट में। सभी अपना ध्यान रखें और हाँ, जंगल जाने के बारे में मत सोचना, नहीं तो वहाँ पर आप सभी का पलड़ा किसी ऐसे से पड़ सकता है, फिर आप सभी कहाँ जाएँगे? हमारे पास तो वंशन भी नहीं है जो हमें बचा पाए, तो इसलिए घर पे रहे और सेफ रहें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। बाय गाइस।